नमस्कार, जय हिंद। मैं गोपाल कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जीके क्लासेस पे। तो आज का तारीख है 30 नवंबर 2021, दिन है मंगलवार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 29 नवंबर के दौरान घटी हुई घटनाओं के बारे में, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। उस क्वेश्चंस से संबंधित जो स्टैटिक जीके हैं उसके बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। चेरी ब्लॉसम नाम का फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? पहला है कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या फिर मेघालय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मेघालय। मेघालय में अभी इन दिनों ये चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जा रहा है। तो मेघालय में मनाया जा रहा है, तो मेघालय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मेघालय के जो भी मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा है, और वहाँ के गवर्नर अभी तत्काल में वहाँ के गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। तो मेघालय का स्थापना जो हुआ था 1972 में हुआ था। अगर मैप में देखिएगा तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन तीनों का स्थापना 1972 में ही हुआ था। उस एरिया को रीऑर्गेनाइज करके मेघालय में अभी मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा, यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। मेघालय का जो शाब्दिक अर्थ देखिए तो मेघ, जिसका मतलब होता है वर्षा, और आलय मतलब उसका घर। इसको वर्षा का घर कहा जाता है क्योंकि यहाँ तीन जो पहाड़ है, गारो, खासी और जयंतिया, और इसी के नाम पे वहाँ ये एक तीन ट्राइबल्स भी हैं, आदिवासी भी हैं। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी कहाँ है मेघालय में। गारो, खासी, जयंतिया नामक जो ट्राइब्स हैं वहाँ वो कहाँ पाए जाते हैं? तो मेघालय में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना जो है 2000 में हुआ था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। दो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अभी हैं भूपेश बघेल, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो अनसुईया उकाई हैं। तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तो तमिलनाडु के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो M.K. स्टालिन है, और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु भारत की आज़ादी के समय मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। उसके बाद इस प्रेसिडेंसी में जो तमिल बोलने वाले थे उनके लिए अलग तमिलनाडु राज्य बना दिया गया, और जो तेलुगु बोलने वाले थे, क्योंकि सबसे पहला जो लैंग्वेज के बेसिस पे, भाषाई आधार पे गठित पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बाकायदा इसके लिए जो है आंदोलन चलाया गया था। पोट्टू श्रीरामलू का नाम आता है। वो उन्होंने भूख हड़ताल की थी सेपरेट आंध्रा राज्य के लिए, तेलुगु देश के लिए, और उनकी मृत्यु हो गई थी उसी हड़ताल के दौरान। भूख हड़ताल के दौरान उसी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में ही मद्रास प्रेसिडेंसी को डिवाइड कर दिया, और जो तेलुगु बोलने वाले थे उनके लिए आंध्र प्रदेश, और जो तमिल बोलने वाले थे उनके लिए तमिलनाडु का स्थापना कर दिया गया। कर्नाटका के बारे में जानते हैं। तो कर्नाटक के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं बासवराज बोम्मई। कर्नाटक के जो गवर्नर हैं वो हैं थावर चंद गहलोत। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि स्काई रूट द्वारा भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का नाम क्या है? विक्रम, गगनयान, धवन 1 या फिर CE-20। तो इसका जो सही आंसर है वो धवन 1 है। ये क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके बारे में जानने से पहले स्काई रूट के बारे में जान लेते हैं। तो स्काई रूट एक जो है स्टार्टअप है जिसका स्थापना 2018 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद में है। इसके संस्थापक जो हैं वो पवन कुमार चंदन है। ये स्पेस एक्स के बेसिस पे, एलोन मस्क की जो स्पेस एक्स है संस्था, उसी के बेसिस पे तर्ज पे ये संस्था बनाई गई थी। जैसे भारत सरकार की इसरो है उसी तरह से स्काई रूट बनाया गया। ये प्राइवेट संस्था है। इसने ही पहली बार
निजी तौर पे क्रायोजेनिक इंजन बनाया है जिसका नाम धवन 1 है। अब एक क्रायोजेनिक इंजन क्या है, इसका क्या इस्तेमाल किया जाता है, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो क्रायोजेनिक इंजन क्या है कि ये लो टेम्परेचर पे, वेरी वेरी लो टेम्परेचर पे भी काम करती है, जिस कारण से सैटेलाइट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई में ले जा कर के और स्थापित किया जा सकता है, हायर ऑर्बिट्स में स्थापित किया जा सकता है। खास करके इसका इस्तेमाल हो जाता है PSLV, जो दो तरह के जो ऑर्बिट्स हैं, PSLV और GSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। तो क्रायोजेनिक का जो इस्तेमाल ज़्यादा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में किया जाता है, क्योंकि इसकी हाइट्स ज़्यादा होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो होते हैं वो 36,000 फीट की ऊंचाई पे ये रहते हैं, और चूंकि हाइट ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि ऊपर, जैसे पृथ्वी से ऊपर आप सतह से ऊपर बढ़ें तो टेम्परेचर घटते जाता है, और टेम्परेचर घटने के कारण ऊपर जाने से बहुत टेम्परेचर नीचे हो जाता है, तो जो नॉर्मल इंजन्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो लो टेम्परेचर पे जो काम करने वाली इंजन होती है, जो वर्क करती है, मोटे तौर पे अगर समझे तो उसी को क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। भारत के इसरो के द्वारा जो पहला क्रायोजेनिक इंजन बनाया गया था उसका नाम है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन 20। गगनयान भारत का मानव सहित मिशन है। इस मिशन के तहत ये जो है 2022 में इसरो जो है इसका प्रक्षेपण करने वाली है। पहली बार में मानव रहित होगा और उसके बाद 2023 में मानव सहित होगा। मानव के साथ इस यान को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। और विक्रम उस लैंडर का नाम है जो चंद्रयान 2 इसरो की एक मिशन थी, उसी में इसको उतरना था चंद्रमा पे। तो इस जो लैंडर है उसी लैंडर का नाम विक्रम था। हालांकि वो मिशन जो है इसरो की फेल हो गई थी। तो इस क्वेश्चन से इतना, हाँ एक चीज़ और जान लेते हैं कि इसका नाम जो है ये धवन सतीश धवन के नाम पे रखा गया है। सतीश धवन इसरो के चेयरमैन, इसरो के तीसरे चेयरमैन थे। 1972 में ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन बने। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन से इतना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन चूजन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेक रिपब्लिक। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें चुना गया है। जेसिंडा अर्नेड, जेसिंडा अर्नेड, पेत्रा फियाला, मिलोस जेमान, नेफ्ताली बेनेट। तो इसका जो सही आंसर है वो है पेत्रा फियाला। चेक गणराज्य जो है सेंट्रल यूरोप का एक कंट्री है। ये यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर भी है, और इसकी जो राजधानी है वो प्राग है। यहाँ के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री का जो है चुनाव हुआ है, उसी में पेत्रा फियाला यहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है मिलोस जेमान, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेफ्ताली बेनेट जो हैं, और चेक गणराज्य की जो करेंसी है वो है कोरोना। जेसिंडा अर्नेड जो है अभी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है, वेलिंगटन है, और न्यूजीलैंड की करेंसी जो है डॉलर है। न्यूजीलैंड का नाम न्यूजीलैंड इसलिए रखा गया क्योंकि लोगों के द्वारा खोजा गया सबसे नवीनतम जगह था जहाँ की लोग जाकर के बसे, इसीलिए इस जगह का नाम जो है न्यूजीलैंड रखा गया। नेफ्ताली बेनेट जो है अभी इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, और इजराइल की करेंसी न्यू शेकेल है। इजराइल का स्थापना 1948 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया था। इजराइल। तो इस क्वेश्चन के से इतना हम लोग जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इंडियन रेलवे इज कंस्ट्रक्टिंग वर्ल्ड्स टॉलेस्ट
पायर रेलवे ब्रिज निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे ऊंची, जिसकी ऊंचाई 141 मीटर है, घाट रेलवे पुल का निर्माण कर रही है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या मेघालय? तो इसका जो सही आंसर है वो है मणिपुर। तो मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। तो मणिपुर की भी स्थापना 1972 में हुई थी। मणिपुर के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो एन बीरेन सिंह हैं और यहाँ के गवर्नर एल गणेशन हैं। आसाम के बारे में जान लेते हैं। तो आसाम पहले से ही आज़ादी के समय से पहले ही ये जो है ब्रिटिश रूल के अंदर था। इसके उसी समय इसका जो है स्थापना हुआ था। तो असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है। वहाँ के जो गवर्नर हैं वो जगदीश मुखी हैं। और असम जो है जो रेस्ट ऑफ द इंडिया से जो जुड़ा हुआ है वो सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर जिसको कहा जाता है, उसको चिकन नेक भी कहा जाता है, क्योंकि वो मात्र 23 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है जिसके द्वारा इंटायर नॉर्थ ईस्ट रेस्ट ऑफ द इंडिया से जुड़ा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश को नेफा कहा जाता था पहले। नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसकी स्थापना 1987 में हुई, 1987 में। वर्तमान जो पूर्ण राज्य का दर्जा अरुणाचल प्रदेश को 1987 में दिया गया। इससे पहले ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता था। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो पेमा खांडू हैं और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा हैं। अरुणाचल प्रदेश का नाम जो अरुणाचल प्रदेश है, ये देखिए अरुण का एक मतलब होता है सूर्य। तो अरुणाचल प्रदेश चूंकि भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य है, तो भारत में सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश में ही होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है अरुणाचल। जिस तरह से गुजरात का रखा हुआ है, यानी रेस्ट ऑफ द इंडिया में जब रात गुजर जाती है तब वहाँ जाके रात होता है, इसलिए उसका नाम है गुजरात। मेघालय के बारे में तो अभी बताएं, इससे पहले हम लोग पढ़े हैं मेघालय के बारे में। तो इस क्वेश्चन से तो इस रेलवे ब्रिज के बारे में जान लेते हैं कि अभी मोदी सरकार का की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को रेस्ट ऑफ द इंडिया से कनेक्ट किया जाए और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में टूरिज्म यानी पर्यटन को किस तरह से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, ताकि लोग वहाँ जाएं और वहाँ की जो हरियाली है, वहाँ का जो व्यू है उसको देखें, और वहाँ के जिस वजह से वहाँ के लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू हो, वहाँ के लोग समृद्ध बने और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो। इंडियन रेलवे, ये प्रोजेक्ट इंडियन रेलवे की है, तो इंडियन रेलवे के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इंडियन रेलवे सबसे पहला जो मालगाड़ी जो चली थी वो 1832 में चली थी। कहाँ चली थी? तो ये चेन्नई में चली थी। और सबसे पैसेंजर गाड़ी जो चली थी वो 1853 में बम्बई से थाने, ये जो उस तत्कालीन बम्बई प्रेसिडेंसी में चली थी। सबसे पहला जो फुल्ली एयर कंडीशनड थी वो 1956 में चली थी। आज़ाद भारत के पहले रेलवे मंत्री जो थे वो जॉन मथाई थे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो ये ब्रिज को देख लीजिए, इस तरह का ये ब्रिज होता है। चूंकि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो हिमालय का ही एक पोर्शन है, हिमालय की पूर्वी भाग है, तो वहाँ जो सतह है वो समतल नहीं है, जिस वजह से ये देखिए घाटी है। ये एक यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट देना बहुत मुश्किल है, इस वजह से इस तरह का ब्रिज, इसी को पायर ब्रिज कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड एज इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 एट रिसेंटली कंक्लूडेड इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन गोवा। हाल ही में गोवा में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म
पुरस्कार को व्यक्तिगत के रूप में, भारतीय फिल्म व्यक्तित्व के रूप में किन्हें सम्मानित किया गया है? हेमा मालिनी, प्रसून जोशी, रजनीकांत या मनोज बाजपेयी? तो इसके जो सही आंसर हैं वो हेमा मालिनी और प्रसून जोशी, इन दोनों को जो है ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। प्रसून जोशी जो है जाने माने लिरिसिस्ट हैं और अभी वर्तमान में जो CBFC सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसको शॉर्ट में ये जो है सेंसर बोर्ड के नाम से फिल्म फ्रेटर्निटी में काफ़ी कुख्यात है। CBFC का स्थापना 1952 में हुआ था। रजनीकांत को इस साल का दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भारत सरकार ने सम्मानित किया है। मनोज बाजपेयी को इस साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है बेस्ट एक्टर के रूप में। और उसी तरह मनोज बाजपेयी के साथ साथ कंगना रनौत को भी इस बार बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है, Which state has launched a street project to boost होना चाहिए। तो which state has launched a street project to boost tourism sector in the state? किस राज्य ने राज्य में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट प्रोजेक्ट शुरू किया है? गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरला, तमिलनाडु? तो इसका जो सही आंसर है वो है केरला। केरला में अभी लेफ्ट की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं और वहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर का जो वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं ये इसका स्थापना 5 अगस्त 2019 को हुआ। वैसे तो जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ था, उसके बाद से जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया आर्टिकल 370 के तहत, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 के तहत। बाद में इस डेट को 370 और 35 को जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ख़त्म कर दिया गया, स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम का 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी रहेगी जो डायरेक्ट कंट्रोल जिस पे रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटिव असेंबली, दिल्ली के जैसा। जिस तरह से दिल्ली में व्यवस्था है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है लेकिन वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, वहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं, इसी तरह से जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगा। तो जम्मू कश्मीर के अभी जो लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर हैं LG जिसको कहते हैं वो मनोज सिन्हा हैं। गुजरात के जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो भूपेंद्र पटेल हैं और यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में तेजस्विनी योजना शुरू किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वहाँ के जो यूथ्स हैं खास करके गर्ल्स, उनको सपोर्ट किया जा सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव Which article of Indian Constitution have abolition and creation have provision? Which article of Indian Constitution have provision for abolition and creation of legislative council in a state? यानी भारत के कौन से अनुच्छेद में ऐसा प्रावधान है कि किसी स्टेट में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का उत्सादन या जो है स्थापना किया जा सकता है? आर्टिकल 168, 169, 170 या फिर 171। तो इसका जो सही आंसर है वो 169 है। इसके तहत जो संविधान है उस राज्य को ये अधिकार देता है कि अगर वो राज्य 2/3 बहुमत से
प्रस्ताव को पारित कर देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर देती है, तो उस राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो है स्थापना किया जा सकता है और सेम प्रोसीजर से इसका उत्सादन भी यानी इसकी समाप्ति भी की जा सकती है। आर्टिकल 168 क्या कहता है कि राज्य में जो है लेजिस्लेचर की व्यवस्था होगी। जिस तरह से आर्टिकल 168 के तहत जो है राज्य में विधान लेजिस्लेचर की व्यवस्था की गई है। लेजिस्लेचर में कौन होंगे, तो गवर्नर होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली होगा और प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी विधान परिषद, विधानमंडल और वहाँ के गवर्नर, ये तीनों मिलकर के क्या बनते हैं, जो लेजिस्लेचर बनते हैं। तो उसका प्रोविज़न कहाँ है, 168 में। 169 में किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद को किस तरह से उसको एग्जिस्टेंस में लाया जा सकता है और किस तरह से उसका उत्सादन यानी उसको समाप्त किया जा सकता है। आर्टिकल जो 170 है, इसमें जो विधानमंडल यानी लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स का किस तरह से चयन होगा, कौन कौन से मेंबर्स इसमें होंगे, कहाँ कहाँ से ये चुन करके आएंगे, और आर्टिकल 171 में विधानमंडल लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में चर्चा है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो चुनाव होता है 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/12 एंड 1/12, इस तरह से इनका चुनाव होता है। 1/3 का जो चुनाव होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली करती है। 1/3 जो है लोकल बॉडीज़ जो होते हैं उनके द्वारा ये चुने जाते हैं। 1/6 जो है गवर्नर के द्वारा नामित किया जाता है। 1/12 जो है इनका जो चुनाव करते हैं वो ग्रेजुएट्स करते हैं, और 1/12 जो रिमेनिंग रह गया इनका चुनाव जो है टीचर्स लोग करते हैं। तो इस तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर का जो है चुनाव होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और 40 हो सकता है, यानी कम से कम 40 और ज़्यादा से ज़्यादा 1/3 उस स्टेट में का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानमंडल है, उसके 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और विधानमंडल में जो विधानमंडल का जो प्रावधान है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 500 हो सकते हैं और कम से कम 60 हो सकते हैं। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविज़न है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी तरह का सजेशन हो, साउंड में किसी तरह का प्रॉब्लम हो, साउंड ज़्यादा स्पीड ज़्यादा हो या स्पीड कम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।